So hi everyone, I'm back again with a very important video. यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में बस कुछ ही दिन रह गए हैं और उसी सिलसिले में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए सीसैट के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा। तो आज वो दिन आ चुका है दोस्तों। और सीसैट में इससे ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में वीडियो बनाया जाए, क्योंकि अभी जैसा कि आप देखेंगे ऑन एन एवरेज हर साल लगभग पिछले 5-6 सालों से मोर देन 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, विच इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट कि आपके 50-55 नंबर तो यही लेके आके के आपको दे देगा। 66 आपको नंबर लाने हैं, 70 भी अगर आप एम करके चलते हैं तो आरसी इज द किंग। सो आरसी विल डिसाइड योर सिलेक्शन और नॉट इन प्रीलिम्स। पेपर 1 भी आप छोड़ दीजिए, बिकॉज आपको ये क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। और जैसा कि हमने पिछले साल भी देखा दोस्तों, उसके भी पहले साल देखा है कि बहुत सारे लोग कैंडिडेट अनफॉर्चुनेटली पेपर 1 में अच्छा करते हैं लेकिन पेपर 2 को लाइटली ले लेते हैं, सीसैट के पेपर को, जिसकी वजह से उन्हें भुगतना पड़ता है। पूरे साल की प्रिपरेशन वेस्ट चली जाती है, बहुत सारे लोगों के तो अटेम्प्ट भी खत्म हो जाते हैं। तो खैर, डरने की बात नहीं है। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ लेके आया हूँ कि मैंने जितने भी अभी तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको मैंने एनालाइज करके आज के इस वीडियो में विद इन 10 मिनट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसको पूरे वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और इसकी पीडीएफ आपको डिटेल में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप बाद में डाउनलोड भी कर लीजिएगा। लेकिन वीडियो में पहले समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे हम आंसर निकालते हैं और यूपीएससी एक्चुअली में क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। क्योंकि आप जैसा देखेंगे कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आंसर की वेरी करते हैं ऑलमोस्ट बाय 5 to 10 मार्क्स। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली यूपीएससी का जो पेपर है उसकी ऑफिशियल आंसर की को मैच करके ये आज का आपका वीडियो बनाया है। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण है कि आप इसको पूरा एंड टू एंड तक देखें। पहले ज़रा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्यों मैंने आपको ये बताया कि ये वीडियो आपको 50 मार्क्स से ज़्यादा का बेनिफिट दे सकता है सीसैट में। बहुत सारे लोग मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के पीछे पड़े हैं, डर लग रहा है, मैथ्स की पूरी वो बुक सॉल्व करने में लगे हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। कुछ पैटर्न्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं वहां से। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात यह है दोस्तों कि अगर आप आरसी को नहीं कर पाएंगे तो आप सिलेक्शन नहीं ला पाएंगे। आरसी विल मैटर, इट विल ऑलवेज मैटर एंड आरसी इज गोइंग टू मेक यू द किंग ऑफ सीसैट। चाहे आप कुछ भी कर लें, आरसी ही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा। उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। 26 क्वेश्चन 2023 में, 28 इन 2021, लगभग सिमिलर क्वेश्चन 2022 में थे, 2020 में 27 थे, 2019 में 25 थे एंड सो ऑन। सो ऑन एन एवरेज दोस्तों मान के चलें कि 25 से 26 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो सीधे सीधे अगर आप मैं राउंड भी करूं 50 से 55 नंबर का डिसाइसिव फैक्टर जो है वो सीसैट आपके लिए लेके आ रहा है। तो अगर इसमें से आप 25 में से 23, 22, 23 भी सही कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सीसैट को क्वालिफाई करने के। तो इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से पैटर्न हैं। जनरली ये 5-6 टाइप के पैटर्न हैं, 1-2 सिमिलर भी तरीके के हो सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और सारे टाइप के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। एक तो डायरेक्ट है, जो सबसे ईजीएस्ट होता है, सबसे इजी है ये, इसमें कुछ नहीं करना, जो पैसेज में दिया हुआ है उसमें से ही क्वेश्चन पूछा है वही सीधे सीधे आंसर है। जनरली ये आजकल बहुत कम हो गए ऐसे क्वेश्चन आना, ज्यादातर अजम्पशन इन्फ्रेंस पे ज्यादा आता है। अजम्पशन इज द मोस्ट ट्रिकिएस्ट वन, क्योंकि इसमें आपको अज्यूम करना पड़ता है बेस्ड ऑन कि ऑथर ने क्या अज्यूम किया है। वो छोटे से पैराग्राफ से आपको पूरा आर्टिकल का अजम्पशन करना पड़ता है। लॉजिकल इन्फ्रेंस फिर भी थोड़ा इजी है, रैशनल इंप्लीकेशन भी इजी है, क्रक्स भी एक तरीके से समरी की बात करता है। तो अगर मैं बात करूं अजम्पशन और रैशनल इंप्लाइड या क्रूशल मैसेज, ये दो जो हैं जनरली ट्रिकी रहते हैं, क्योंकि मैसेज में भी कई बार लोगों के आंसर गलत हो जाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके हिसाब से कुछ और है और यूपीएससी के हिसाब से कुछ और लग रहा है। तो अजम्पशन और ये रैशनल इंप्लाइड क्रूशल मैसेज, ये सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से मैं मानता हूं कि ट्रिकीएस्ट पार्ट रहता है पूरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टाइप ऑफ क्वेश्चंस का। तो चलिए एक एक करके सारे पैटर्न को देखेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट पे आते हैं। देखिए, डायरेक्ट का कुछ करना नहीं है, बहुत सीधी सी बात है, बट उसके पहले 1-2 चीजें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं और आपको भी ये चीज का ध्यान रखना है कि भाई अपना ज्यादा दिमाग मत लगाया करो आप लोग, ठीक है। जो पैसेज में दिया है उसी में से आंसर है। डोंट एड ऑन इंफॉर्मेशन ऑफ वट एवर यू हैव रेड इन GS1। GS1 में आप इतने सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, उसका कॉन्टेक्स्ट आप ऐड करने लग जाते हो यहाँ पे, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन हो जाता है गलत आता जाता।
देखिए ये जो डब्बा है ना, इस डब्बे के अंदर ही है आंसर, तो इसीलिए डब्बे के अंदर बनाया मैंने। तो वो जो पैसेज दिख रहा है ना, उसी के अंदर जो लिखा है तो आंसर है, उसकी तरफ से एक्स्ट्रा मत ऐड करिए, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। सो डोंट ऐड इन्फॉर्मेशन, डोंट ऐड दैट नॉलेज बायस, बिकॉज आपको मे बी एक टॉपिक में ज्यादा एक्सपर्टीज और एनवायरमेंट के ऊपर आ गया, इकोनॉमी के ऊपर आर्टिकल आ गया, आपने अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज वहां लगा दी है। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, यू विल एंड अप लूजिंग मार्क्स, जबरदस्ती में सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है, ओवर थिंकिंग मत करिए, अगर पैसेज में दिया है तो ठीक है। अजम्पशन लॉजिक वाले अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे निकालते हैं, उसका हम समझेंगे अभी पैटर्न कैसे है। अजम्पशन ट्रिकी है, बट एज आई टोल्ड यू कि अगर आप एनालाइज करेंगे इट बिकम्स ईजी। एंड कोशिश करिए कि सारे के सारे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको सॉल्व करिए। जनरली मार्जिन ऑफ एरर बीइंग 1 to 2 क्वेश्चन इज स्टिल ओके। ठीक है, इससे ज्यादा देखिए क्या है, गलत करेंगे तो चांसेस आपके कम हो रहे हैं, क्योंकि 2.5 नंबर मिल रहे हैं, बट लेकिन ज्यादा नंबर वहां कट भी रहे हैं। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, उन्हें लगता है अरे 1/3 मार्क कटेगा, बट यहाँ पे आप देखें 1/3 किसका कट रहा है, 2.5 का। ठीक है, तो आप समझ के चलिए कि आपके कितने ज्यादा नंबर जा रहे हैं, 0.88। चलिए, सो बात करते हैं पहले टाइप की। देखिए डायरेक्ट में ना दिक्कत कुछ नहीं है, मैं जल्दी से आपके सामने पैसेज पढ़ के सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको भी देखिए एग्जाम में यही करना है, रीडिंग स्पीड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ी ज्यादा रखिए। इनिशियल 1 आवर में कोशिश करिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सारे क्वेश्चन आप कर ले, ताकि वो एडिशनल जो लास्ट में आपको टाइम बच रहा है उसमें आप मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लगा पाए। तो पहला ये पैसेज बोल रहा है कि, अब देखिए इसमें पूछा है कि करेक्ट आंसर जो है इसके बेसिस पे आप मुझे बताइए। तो इसमें कोई असम्पशन लॉजिक वाला नहीं, सीधा सीधा बोल रहा है। अभी बोल रहा है द मेन थ्रेट टू मेंटेनिंग प्रोग्रेस in human development comes from increasingly evident unsustainability production consumption pattern। जनरली जब आप पढ़ते हैं और अगर आपको दिखता है ना कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जहां पे उसने डायरेक्टली पूछ लिया है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो वो पूछ रहा है उस पार्ट पे ऑफ द पैसेज चला जाए। बट पहले हमेशा जनरली, ठीक है, आप कोशिश करिए कि पहले पैसेज को जल्दी से पढ़ लें। तो अब जैसे अनसस्टेनेबिलिटी इन द प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, हैवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग। अब मैंने आंसर आप लोगों की सहूलियत के लिए ऑलरेडी मार्क कर दिया, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो मैं आपको समझा दूंगा कि क्यों आंसर जो है 1 and 2 ओनली है एज पर यूपीएससी और थर्ड क्यों गलत है। क्योंकि अगर आप देखेंगे इसने बोला है अनसस्टेनेबिलिटी इन द प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें फॉसिल फ्यूल कहीं ना कहीं दिया होगा, ठीक है, कि इस पे डिपेंडेंसी है, और दूसरा लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है। बट रीसाइकलिंग आई एम प्रीटी श्योर इन्होंने मेंशन नहीं किया होगा रिगार्डिंग दिस की अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन पैटर्न किसकी वजह से है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे रीसाइकलिंग तो इज बेनिफिशियल ना। तो अब इसमें देखिए यहां पे हमें क्विकली क्या करना होता है, हमें पहले देखना होता है कि जो उसने कीवर्ड बोला है पहले उस पर पहुंच जाए, अनसस्टेनेबिलिटी। ठीक है, सो मेन थ्रेट टू मेंटेनिंग द प्रोग्रेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंगली एविडेंट अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न्स। ठीक है, we now know that this is unsustainable because of the resources are finite, resource finite है और heavy dependency on fossil fuels है। बात ही खत्म हो गई, 2 पॉइंट थे, heavy dependency on fossil fuels, limited availability of resources। अब इसका unsustainability expansion of recycling से कहीं कोई लिंक नहीं है। भले ही अगर हम आगे देखें कि रिसाइकलिंग के बारे में कुछ दिया है, some developed countries have begun to alleviate worst effects by expanding recycling, तो ये तो उसको काउंटर कर रहा है ना, तो सीधा सीधा है। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी होते हैं डायरेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट में ट्रिकी पार्ट पे, बट जैसे मैंने आपको बताया इनको भी लाइटली मत लीजिएगा, कई बार जल्दबाजी में समय कम होता है तो हम ऐसे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। सो ट्राई एंड सॉल्व इट विद अ पीसफुल एंड अ काम माइंड। इसलिए शुरू में कर लो आरसी, बाद में आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है बिकॉज ऑफ लिमिटेड टाइम अवेलेबिलिटी। वो प्रेशर जो होता है, ऊपर से गर्मी इतनी है, आपको ध्यान रखना है अपना कि पानी की बॉटल वॉटल लेके जाएं, ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाइएगा, नहीं तो जनरली क्या होता है कि वो अलाउड नहीं होती आजकल। अब आते हैं इंप्लाइड वाले पे। अब जैसे इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स व्हाट इज इंप्लाइड, तो जनरली क्रक्स, इंप्लाइड सिमिलर साउंड करते हैं। क्रक्स इज मोर कि वो पूरे पैसेज की समरी पूछ रहा है। इंप्लाइड में कई बार क्या होता है कि चीजें डायरेक्टली नहीं दी होती, उसको इनडायरेक्टली उसका एक इंप्लीकेशन पूछा गया कि बेसिकली पैसेज क्या बोल रहा है। अब जैसे इसमें अगर हम देखें तो हेल्थ से रिलेटेड है कि मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन women एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ इंडियन मैन सफर फ्रॉम एनीमिया। ठीक है, तो इसको जल्दी से हाईलाइट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टडीज देयर एनीवेयर बिटवीन दिस, इंडिया इज आल्सो लार्जेस्ट ट्यूबरकुलोसिस बर्डन बता दिया है। इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर दैट ऑन मेनी मेजर्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी malnourished इंडियन चिल्ड्रन परफॉर्म 2 or 3 times worse than their adequate nourishment। सो नरिशमेंट की बात हो रही है, एनीमिया की बात हो रही है, टीबी बर्डन की बात हो रही है, और इकोनॉमी की भी बात हो रही है।
that will, economy that will be more dependent on highly skilled workers, this poses a significant challenge. It is one of the that really should be addressed given India's demographic outlook. तो कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि अगर इंडियन स्वस्थ नहीं रहेंगे तो इकोनॉमी पे वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, जो कि मुझे अभी तक समझ में आया पढ़ के, मैं आपके सामने ही पढ़ रहा हूं उसको। अब क्योंकि देखिए आंसर दिया हुआ है, बट ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कई बार ऑप्शंस देख के भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा तो बिल्कुल ही आउटराइटली गलत है। सो अगर हम यहां पे देखें, so now which of the following statement best reflects the implied message in the passage? या क्या है बेसिकली इंप्लीकेशन क्या है? एजुकेशन सिस्टम से तो कोई लेना देना है नहीं, एजुकेशन की तो बात नहीं हुई है। ले घुमा के बात यहाँ पे जो कीवर्ड्स है वो है हेल्थ और इकोनॉमी, इन्हीं दो पे खेला गया है पूरा खेल। चाहो तो आप ऐसे भी साइड में लिख सकते हो जब जल्दी आप लिख रहे हो, ठीक है, साइड में कर सकते हो आप। लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, स्किल डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं हुई पैसेज में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर नीड स्पेशल अटेंशन। भाई अगर स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर पे नहीं ध्यान दोगे आप, तो ऐसा दिया नहीं हुआ है, ठीक है। फॉर एन इकोनॉमी दैट विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर्स, दिस पोजेस मोर है कि भाई जहां जहां ज्यादा स्किल्ड वर्कर है वहां लॉस ज्यादा होगा, बट ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ स्किल्ड वर्कर पे ही फोकस करो। तो अगर आप इसको भी देखते, अगर आप एलिमिनेट कर देते तो एक ही बचता। अब अगर आप इसको आप देख लें आंसर को, रैपिड ग्रोथ एज एनविसाज्ड बाय अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, हमने पहले ही आंसर निकाल लिया। देखिए अगर आप उसका हेल्थ और इकोनॉमी से इंटरलिंकेज है, तो ये हो गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो कि आपका इंप्लाइड मैसेज को लेके है। अब आते हैं ट्रिकीएस्ट पार्ट्स पे, अजम्पशन पे, ठीक है, क्रक्स पे, मैसेज वाले पार्ट पे। अब ये ट्रिकी क्यों है? क्योंकि इसमें कई बार ऐसे पैसेज आते हैं जिसमें डायरेक्टली मीनिंग निकल के नहीं आता है और दो बहुत क्लोज ऑप्शन आ जाते हैं, तो उस केस में क्या करें? तो आपके सामने दो पैसेज लेके आया हूं मैं। ये मैं आपको बता दूं 2019 से लेके 2023 तक के जितने भी आरसी के पैसेजेस हैं वो सारे मैंने एनालाइज करके पैटर्न निकाला है। इनफैक्ट कुछ कुछ इसमें 2017-18 के भी हैं, बट वो थोड़े कंपैरेटिवली इजी हुआ करते थे। 2019 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे पैटर्न चेंज हुआ, तो डिफिकल्टी ऑफ द आरसी पैसेजेस हैव इंक्रीज्ड। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जरा इनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बोल रहा है। अब इसको जल्दी से हम पढ़ेंगे एक बार और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो ये अजम्पशन है इसको सॉल्व किया जाता है। तो पहले वाले को देखते हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथ में। तो एक तो एनवायरनमेंट की बात हो रही है, सब्सटैंशियल चेंजेस इन लाइफस्टाइल की बात हो रही है, एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात हो रही है। With environmental problems, individual efforts can be perceived as having a negligible effect, therefore lead to inertia. And with health, on the other hand, individual choices can make the difference between life and death literally. And yet, barring a few, there seems to be same collective lethargy towards making the choices. Now, given a chance, this is not an easy passage to understand in the first go. क्योंकि ये हेल्थ में इंडिविजुअल चॉइस की बात कर रहा है, एनवायरनमेंट में आपका ज़्यादा कंट्रोल रहता नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ लिख रहा है विद एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इंडिविजुअल एफर्ट्स कैन बी परसीव्ड एज हैविंग अ नेग्लिजिबल इफेक्ट एंड देयरफॉर लीड टू इनर्शिया। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं तो इसमें आपको ऑप्शंस को बहुत ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा देख के। तो अब जैसे अगर आप देखेंगे, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट इंप्लाइज द मोस्ट रैशनल अजम्पशन। रैशनल मतलब बिल्कुल जो मतलब लॉजिकल लगे, आपको रैशनल लगे। तो वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन, कहीं दिया ही नहीं था पैसेज पे। ये प्रॉब्लम अजम्पशन में, ये मोर मनी ऑन क्योर एंड देन प्रिवेंशन। आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे जो पैसेज के अंदर है वही है। अजम्पशन के केस में यही दिक्कत होती है। अजम्पशन में पैसेजेस में अज्यूम किया जाता है कि ये, क्योंकि वो एक क्रक्स, एक स्नैपशॉट है ऑफ अ बिगर आर्टिकल। बिगर आर्टिकल माइट बी हैविंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो उस स्नैपशॉट से आपको अज्यूम करना है कि बेसिकली इसका क्या मैसेज है, यू नो। तो ये इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है। अभी हम बाकी सारे ऑप्शंस एक बार देखेंगे और उसके बाद हम इसके आंसर पे आएंगे कि क्यों ये आंसर है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको आपको केयरफुली सॉल्व करना है। सो इट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व आवर एनवायरमेंटल एंड हेल्थ एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जॉब ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में कोई मेंशन नहीं है। इंडिविजुअल चॉइसेस की बात की हुई जैसे अभी हमने देखा, और इंडिविजुअल एफर्ट्स की। हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स गो ऑन अनअटेंडेड, बिल्कुल नहीं। ऊपर आप देखेंगे, ऊपर दिया हुआ है कि हेल्थ पे इफेक्ट एनवायरनमेंट और इंडिविजुअल चॉइसेस दोनों का है। इज जस्ट दैट एनवायरनमेंट पे ज़्यादा कंट्रोल इंडिविजुअल चॉइसेस का नहीं है। तो बी और सी तो कहीं से नहीं बैठ रहे, फंस रहे हैं आपके ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज लेड टू सम अनहेल्दी वे ऑफ लिविंग। मैंने तो पूरे पैसेज में कहीं नहीं देखा ये कि ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल एंड अनहेल्दी वेस्टर्न वैल्यूज के बारे में बात की गई है, बट
अगर उस बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो एक बार जरा पैसेज फिर से देख लेते हैं, हो सकता है हमने मिस कर दिया हो. So with all the so just quickly going through again, environmental problems cause health problems. सीधे सीधे बोल रहा है, lifestyle changes और environmental problem से पूरा linked है. With health on one hand, individual choices can make difference between life and death literally. So yet barring a few, there seems to be some collective lethargy towards making the choices. It is all about choices. ना ही कोई traditional पैटर्न की बात की गई है, ट्रेडिशनल हेल्थी चीज़ों के बारे में बात की गई है. तो एक्चुअली में अगर आप देखें पूरा घुमा फिरा के बात ये आ रहा कि बाकी 3 ऑप्शन फिट बैठ ही नहीं रहे, इसीलिए ए मेरा सही है, चाहे आपको सही लगे चाहे ना लगे, और कोई ऑप्शन है ही नहीं. तो बहुत सारे केसेस में आपको लगेगा यार ये तो लिखा ही नहीं हुआ है, लेकिन अजम्पशन है ना बॉस, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन तो फिट ही नहीं बैठ रहे, लॉजिक ही नहीं फॉलो कर रहे. इसीलिए आप देखोगे यहां पे उसने रैशनल अजम्पशन बोला है. इरैशनली की कुछ भी मान लिया आपने, करने को अज्यूम तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब उसमें बोल दिया उसने कि रैशनल अजम्पशन बताना है, तो एक ही ऑप्शन बच चला था. अब इसीलिए दूसरा एक और पैसेज देखेंगे तो आपको ये, इसलिए मैं 2 एग्जांपल लेके आया हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए. सो इन इंडिया द सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट इज एट सोर्स इज रेयर. ठीक है, म्युनिसिपल वेस्ट को जो आप सेग्रीगेशन करते हो सोर्स पे बहुत कम होता है. रिसाइकलिंग इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर में होता है. More than 3/4 of the municipal budget goes into collection, transportation, etc., etc. Where does waste to energy fit into all of this? Ideally, it fits in the chain after segregation, collection, recycling, and before getting to the landfill. Technology को अगर हम use करेंगे is most appropriate converting waste to energy. Depends on what is the waste, कि अगर वो biodegradable है या नहीं है, और उसकी calorific value, कितनी एनर्जी निकलती है बर्न करने पे. The biodegradable component of India's municipal solid waste is a little over 50%. So biodegradable, non-biodegradable 50% का ratio बता रहे हैं. And biomethanation offers a major solution for this. Now based on this, ये बोल रहा है, तो अभी आपको देखिए ऑलमोस्ट समझ में आ गया कि किसके बारे में बात कर रहा है. ये वेस्ट रिसाइकल, म्यूनिसिपल वेस्ट की सेग्रीगेशन की बात चल रही है यहाँ पे, और बता रहा है कि हम कैसे उसको बेटर कर सकते हैं. Now based on the above passage, the following assumptions have been made. ठीक है, अब अजम्पशन बनाया गया है. ठीक है, अब देखिए इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं. कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट शुड बी विद द गवर्नमेंट एजेंसी. कहीं पे भी आपने देखा यहाँ कहीं लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट के साथ होना चाहिए? इसने बस ये लिखा है, हाँ, इसने बस ये लिखा है कि इन इंडिया सेग्रीगेशन जो होता है वो मेजरली जो है रिसाइकलिंग इज एट द इनफॉर्मल सेक्टर. ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर मतलब मेन स्ट्रीम नहीं है. ठीक है, अपने लोकल लेवल पे इनफॉर्मली होता है. तो कहीं पे ये नहीं बोला है कि वो गवर्नमेंट को ही करना चाहिए म्युनिसिपल वेस्ट वाला. ठीक है, इसमें लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है. दूसरा ये बोल रहा है रिसोर्सेज रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स दैट कैन बी बेस्ट हैंडल बाय प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस. ये भी ये बात नहीं कर रहा है, ये तो बस बता रहा है कि इतना है. तो ये थोड़ी अज्यूम कर लिया गया है कि पहले वाले ऑप्शन में ये थोड़ी अज्यूम कर लिया गया है कि दैट ओनली गवर्नमेंट कैन डू इट, और सेकंड वाले में ओनली प्राइवेट कैन डू इट. सो बेस्ड ऑन दैट देयर इज नो सच अजम्पशन व्हिच इज ट्रू इन दिस. अगर आप देखें, क्योंकि वो बोल रहा है कि अगेन आप अजम्पशन बताइए, तो इनफॉर्मल सेक्टर में उसने बोला, और नीचे उसने बोला कि भाई आपका जो है रिसोर्स रिकवरी रिसाइकलिंग जो है 50% इतना इतना कंपोनेंट होता है, बट कहीं भी उसने प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात नहीं करी है दैट प्राइवेट सेक्टर को देना चाहिए. तो बेस्ड ऑन दैट, जब है ही नहीं कुछ लॉजिकल चीज यहां से निकल के ही नहीं आ रही है, तो कोई भी इसमें से ऑप्शन सही नहीं है. दैट इज वाई द आंसर इज डी. आप देखिए, नाइदर वन नॉट टू. तो कहने की बात यह है कि देखिए इस वाले में बिल्कुल भी नहीं मैच हो रहा था, इसमें बिल्कुल मैच हो गया कि ये चीज है ही नहीं. इसमें हमें जब तक तीनों ने एलिमिनेट नहीं किया तब तक हमें क्लैरिटी नहीं मिली, श्योरिटी नहीं थी कि यार यही अजम्पशन सही है. इसमें क्या है, हमें ऑलमोस्ट पता चल गया था. और ये 2023 का क्वेश्चन है, ये 2022 का क्वेश्चन है. सो दीज काइंड ऑफ पैटर्न्स विल वेरी एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो दिस वाज वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट वंस. द नेक्स्ट ट्रिकी वन इज योर लॉजिकल इन्फ्रेंस. सो नेक्स्ट लॉजिकल इन्फ्रेंस वाले पे अगर हम आए, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे है जो मैसेज इंप्लाइड वाला है, बट इसमें क्या होता है, अगेन लॉजिक की बात कर रहा है और इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने की बात कर रहा है कि आप क्या इससे कंक्लूड कर सकते हैं, इन्फ्रेंस क्या निकाल सकते हैं. तो चलिए 2 टाइप के यहाँ पे पैटर्न अगेन अलग अलग देखते हैं, अलग अलग ईयर के क्वेश्चन है. सो एक बोल रहा है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एनकरेज कंपनीज टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल. फंडामेंटल रीजन वाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज मूव्ड ऑन टूवर्ड्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एजेंडा वर्ल्ड वाइज. तो अब इसमें बोल रहा है इसमें से कौन सा जो है लॉजिकल इन्फ्लुएंस दिख रहा है, तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रहा है. इतना तो हमें 4 लाइन समझ में आ गया है. इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनहांसेस एक्सेस टू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग मिल जाती है, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट आ जाता है. इन्वेस्टर्स लुक टू प्लेस देयर फंड्स वेयर द स्टैंडर्ड्स ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ टाइमली एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल स्टेक होल्डर्स आर मेट. अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है. So it is an important agenda of countries around the world to ensure access to good external financing. अगर ये corporate governance बोलता तो ये ऑप्शन सही था,
बट इसने फाइनेंसिंग की बात कर दी तो ये गलत हो गया। कहां दिया हुआ है कि भाई हर कंपनी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए करने की कोशिश करती है, पहला गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म्स, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे देखो कि इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनहांसेस एक्सेस टू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग बाय लीडिंग ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, हायर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली तभी तो आएगा जब वो फर्म जो है अगर वो स्टेबल है, ठीक है, उसमें सारी चीजें प्रॉपर चल रही हैं और उसका अगर आप देखेंगे आउटलुक सही है तो तभी तो आएगी फंडिंग। तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं सही आंसर इसका। अब थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, फोर्थ भी देख लेते हैं। सो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स इंश्योर दैट द फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नहीं, दे इन्वेस्ट इन दोस कंपनीज व्हिच हैव अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वो नहीं इंश्योर करते ये कि हम जो है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो मेंटेन करेंगे, उनके लिए कोशिश करते हैं ये, तो ये दिया नहीं हुआ यहाँ पे। एंड गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेव्स द वे फॉर रोबस्ट सप्लाई चेन, ये सही हो सकता था, बट आप मेरे को बताओ यहाँ पे सप्लाई चेन के बारे में कहां दिया हुआ है? कहीं भी नहीं दिया हुआ है। सो डोंट एड ऑन इंफॉर्मेशन, दो इट इज करेक्ट, good corporate governance can enhance the credibility of the company and it will help in the supply chain higher up, but दिया नहीं हुआ है ना बॉस, आप समझो इस चीज को। तो इस बेसिस पे आप देखेंगे कि ये आंसर आपका क्यों सेकंड सही है। अब जल्दी से बगल वाले का भी देख लेते हैं। Researchers stimulated street lighting on artificial grassland plots containing P. aphid sap-sucking insects at night. They were exposed to different types of light, a white light and then to a new commercial LED lights, an amber light similar to sodium. The low intensity amber light was shown to inhibit rather than induce flowering in a wild plant of the pea family is a source of food for the pea aphids in grassland. The number of aphids were also significantly suppressed under the light treatment due to a limited amount of food available. Now, which of the following most critical inference, ठीक है, जो पैसेज में दिया जा सकता है? तो बेसिकली यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, लाइट से कैसे हम प्लांट ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, और उसके बेसिस पे उन्होंने इंसेक्ट ग्रोथ के बारे में यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ है। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है। लो इंटेंसिटी लाइट हैज मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्लांट्स एज कंपेयर टू हाई इंटेंसिटी लाइट। इसने लो इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर टाइप की लाइट की बात करी है, व्हाइट लाइट, ठीक है, जो एक है, और दूसरी जो है एक एम्बर लाइट जो सोडियम लाइट, तो दो टाइप की बात करी इसने। यहां पहले ऑप्शन में इसने टाइप ऑफ लाइट नहीं बताया, तो इसलिए सही नहीं है। दूसरा बोल रहा है लाइट पोल्यूशन कैन हैव अ परमानेंट एडवर्स इंपैक्ट ऑन द इकोसिस्टम। नाउ यहां पे बॉस फंसाना है क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि लाइट पोल्यूशन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, बट अगर आप देखो जो हो रहा है यहाँ पे वही तो हो रहा है, ग्रोथ इनहिबिट हो रही है लाइट की वजह से, इंसेक्ट्स भी इफेक्ट हो रहे हैं, प्लांट भी इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये अब एड ऑन हुआ यहाँ पे, और ये सही माना है यूपीएससी ने। क्यों? क्योंकि हम बाकी तीन देखेंगे ऑप्शन गलत हैं। अब आ जाते हैं जरा। व्हाइट लाइट इज बेटर फॉर फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स एज कंपेयर टू लाइट ऑफ द अदर कलर। तो अगर आप यहां देखेंगे, लो इंटेंसिटी एम्बर लाइट वॉज शोन टू इनहिबिट रादर देन इंड्यूस फ्लावरिंग इन अ वाइल्ड प्लांट ऑफ फैमिली. The number of aphids was also significantly suppressed under the light treatment due to limited amount of food available. Now, क्या ये ऑप्शन में बता रहा है कि व्हाइट लाइट से बेटर है? नो, इसने ये तो जरूर बताया कि एम्बर लाइट से ग्रोथ नहीं हुई है, बिकॉज लो इंटेंसिटी एम्बर लाइट वॉज शोड टू इनहिबिट रादर इंड्यूस. But the passage does not say that even white light is bad. So how can you assume on your own that white light will be good or white light will be bad? It is not mentioned. पहला ट्रैप यहां पे, ठीक है. तो एम्बर लाइट नहीं है, ये दिया है, लेकिन ऑप्शन में क्या दे दिया है कि व्हाइट लाइट जो है वो बेटर है, नहीं दिया हुआ है. डोंट एड ऑन इंफॉर्मेशन, यही ट्रैप था बॉस, ये वाला सी ऑप्शन. अब डी पे आ जाइए. Proper intensity of light in an ecosystem is important not only for plants but for animals too. Now this can also be correct considering कि ये कहीं ना कहीं जो मैसेज है पैसेज का उसको कन्वे कर रहा है प्रॉपर लाइट, बट फॉर एनिमल्स टू, ठीक है, प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन एन इकोसिस्टम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. एंड इंटेंसिटी ज्यादा, कलर भी तो जरूरी है. यहां पे इंटेंसिटी से ज्यादा व्हाइट और एम्बर अगर आप देखो, यहां पे फंस जाते हैं लोग. तो not just the intensity, the color, the temperature of the light is also important. So having seen all the three options, there was only one which talks about, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पे गलत लाइट यूज करने से प्लांट की ग्रोथ इनहिबिट हुई और उससे एनिमल की फूड एबिलिटी, जो इंसेक्ट उसके पास भी फूड एबिलिटी भी कम हुई, तो ये उसको अफेक्ट कर रहा है. लाइट पोल्यूशन कैन हैव अ परमानेंट एडवर्स इंपैक्ट ऑन इकोसिस्टम. दैट इज व्हाट इकोसिस्टम इज, ऑल ऑर्गेनिजम्स लिविंग एंड इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. तो ये अगेन वाज नॉट एन इजी क्वेश्चन. तो ऐसे क्वेश्चन में मत फंसिए, मैं आपको ट्रैप बता रहा हूं कि थर्ड बहुत सारे लोग मार्क कर देते क्योंकि लगता है अच्छा एम्बर लाइट तो सही नहीं है तो दैट मींस व्हाइट लाइट सही होगी. नहीं दिया ना बॉस पैसेज में. दिस जस्ट अ स्नैपशॉट ऑफ एन एंटायर आर्टिकल. सो हाउ कैन यू अज्यूम? मे बी अगले पैसेज में, अगले पैराग्राफ में लिखा है व्हाइट लाइट भी अच्छी नहीं है. सो डोंट अज्यूम एन एड ऑन इंफॉर्मेशन, राइट? सो आई होप दिस वाज यूजफुल.
देन क्रक्स इज इजी, क्रक्स इज मोर अबाउट समरी, कि भाई समरी पूछ रहा है, जैसे मेनी पीपल आर नॉट ईटिंग द राइट फूड, फॉर सम इट इज सिंपली अ डिसीजन टू स्टिक विथ फूड दैट एंजॉय बट विच इज नॉट टू हेल्दी। तो क्रक्स इज मोर अबाउट कि भाई समरी क्या है, ठीक है। तो अब जैसे इसमें अगर आप देखेंगे लिमिटेड रिसोर्सेज, एक्सेस टू अफोर्डेबिलिटी, न्यूट्रिशियस फूड, ये सारी चीजें हैं। तो अगर आप देखेंगे इसमें जाके तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना कंपैरेटिवली मच मोर ईजियर होता है। स्कीम ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुड बी इंप्लीमेंटेड, नहीं दिया हुआ है ऐसा कुछ। न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इंप्रूव्ड, ऐसा भी कुछ नहीं दिया हुआ है। यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी जो है, अगर आप देखेंगे लिमिटेड एक्सेस की बात हो रही है, ठीक है। जो फूड सिस्टम्स है आर नॉट प्रॉपर्ली रिस्पॉन्डिंग न्यूट्रिशनल सीड्स, तो ऐसा कुछ बात नहीं हो रही यहाँ पे कि मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग सिस्टम से बेटर हो जाएगा। तो ये वाला कंपैरेटिवली ईजी है कि वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर फॉर पॉलिसी डिबेट, एंड दैट इज व्हाट द इंटायर पैसेज एनीवे टॉक्स अबाउट, ठीक है। तो एक तो ये चीज है। लास्टली मैसेज। नाउ अजम्पशन एंड मैसेज अगेन आर ट्रिकी पार्ट। जैसे मैंने अजम्पशन में दिखाया वैसे मैसेज वाले में भी थोड़ा ट्रिकी होता है। तो अजम्पशन के बाद अगर हम मैसेज की बात करें तो जैसे ये बोलेगा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर। अगेन दैट्स मोर ऑफ अ थीम ऑफ द पैसेज। अगर हम बोले कि वो भी यहाँ पे थीम, मैसेज मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ऑथर, एक तरीके से थीम को प्रिडिक्ट करने की बात कर रहा है। तो एक बार जल्दी से इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आंसर क्यों इसका सी है। इन इंडिया द मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स, और आप भी साथ साथ में पढ़िए मेरे साथ, आपकी भी रीडिंग स्पीड तेज होगी, ठीक है। यू ऑल्सो ट्राई एंड सॉल्व इट क्विकली। सो इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स आर मार्जिनल एंड स्मॉल, लेस एजुकेटेड, right, and possess low adaptive capabilities to climate change, perhaps because of credit and other constraints. So one cannot expect autonomous adaptation to climate change. Even if it was possible, it would not be sufficient to offset losses from climate change. To deal with this, adaptation to climate change is a paramount alongside fast mitigation responses. Another solution is to have a planned or policy-driven adaptation, which would require the government to come up with policy recommendation. Perception is a necessary prerequisite for adaptation. Whether farmers are adapting to agricultural practices or climate change depends on whether they perceive it or not. तो अडेप्ट करने से परसेप्शन भी ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है। However, this is not always enough for adaptation. It is important how a farmer perceives the risk associated with climate change also. So perception, climate change, adaptation, climate resilient agriculture, अगर आप देखें indirectly उसके बारे में इसकी बात हो रही है। So which of the following statement best reflects the most logical or rational message conveyed by the author? Adaptation to climate change and mitigation response are basically the responsibilities of the government. No, it is not the responsibility of the government. The government can act as a supporter, ठीक है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन से वो सपोर्ट कर सकते हैं, दे कैन हैव एन इनेबलिंग सपोर्ट फीचर, इनेबलर हो सकते हैं, बट वो नहीं हो सकते ये जो यहाँ पे बता रहा है कि दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। नो, क्लाइमेट चेंज कॉजेज अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न्स इन इट डज नॉट कॉज अ चेंज, इट माइट कॉज अ चेंज। ये बहुत शोर शॉर्ट तरीके से बोल रहा है दैट इट कॉजेज अ चेंज, जो कि पैसेज में आगे नहीं दिया हुआ है। थर्ड, रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि अभी तक हम देखें, हम इसी की बात करी थी कि परसेप्शन भी बहुत जरूरी है बिफोर अडॉप्टिंग टू न्यूअर टेक्नोलॉजीज फॉर क्लाइमेट चेंज। एंड सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, गवर्नमेंट, ये तो कहीं दिया ही नहीं हुआ कि मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आप देखें, सो मैसेज इज काइंड ऑफ वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन जहां पे हम थीम निकालने की कोशिश करते हैं पैसेज की। और अगेन इसमें एक दो क्वेश्चन ट्रिकी आ सकते हैं, बट मोस्टली ये ईजी रहता है। तो जो अजम्पशन वाला पैराग्राफ जो आता है वो सबसे ट्रिकी है। लॉजिकल इन्फ्रेंसेस कभी कभी ट्रिकी हो सकता है, जैसे मैंने आपको दिखाया। अदरवाइज क्रक्स एंड डायरेक्ट वाले क्वेश्चन ईजी हैं। मैसेज वाला भी कभी कभी ट्रिकी हो सकता है, बट अदरवाइज इट इज ऑल्सो ईजी। सो हैविंग सेड दैट, देयर आर दीज 6 टाइप्स ऑफ जनरल पैटर्न ऑफ आरसी दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द यूपीएससी सीसैट पेपर, एंड आई होप ये जो मैंने आपको बताया ये आपको क्लियर हो चुका है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी। एंड अ स्पेशल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों कि मेरे लिए मैं दुआ करूंगा, प्रे करूंगा कि आप सब लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हो अच्छे मार्क्स से। एंड दोज ऑफ यू हु आर ऑप्टिंग फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल्स कैन जॉइन माई सोशियोलॉजी ऑप्शनल कोर्स फॉर 25-26। ऑल्सो 10% अर्ली बर्ड डिस्काउंट है। कोड आप सोशियो अप्लाई करेंगे डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके आपको ऑटोमेटिकली डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैंने जो कोर्स है उसका लिंक दे दिया है। सो हम लोग इसमें डिटेल तरीके से पेपर 1 पेपर 2 को कवर करेंगे विद आंसर राइटिंग। मोर देन 250 आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, 1-to-1 गाइडेंस सेशंस होंगे, टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है। सो इट्स अ पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल, जहां पे आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स के साथ साथ वैल्यू एडेड करंट अफेयर्स मटेरियल भी मिलेगा। इसके साथ साथ आप मेरे पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी डिटेल मेरे वेबसाइट पे दी हुई है। और मैं अपनी डेली वेबसाइट पे
करंट अफेयर्स अपलोड कर रहा हूं, जैसे आप देखेंगे ये आज का करंट अफेयर्स है, उसके पहले का है। डेली मैं द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस दोनों से ये फ्री इनिशिएटिव आपके लिए रन कर रहा हूं। साथ साथ डेली करंट अफेयर्स रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या पोटेंशियल क्वेश्चंस यूपीएससी इन टॉपिक से पूछ सकता है वो भी मैं यहाँ पे आपके लिए कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। सो ऑल ऑफ दोज आर अवेलेबल ऑन dipanshuSingh.com। इनफैक्ट मेरे सारे कोर्सेज की डिटेल भी मेरे वेबसाइट पे दी हुई है। आप जब क्लिक करेंगे तो मेंटरशिप प्रोग्राम और सोशोलॉजी के बारे में वहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है। एंड इन केस स्टिल you feel you have any questions, any doubts, please feel free to mail the team at @dipanshuSingh.com, or you can drop a WhatsApp or call the team. Obviously रात को 2-3 बजे मत कॉल करिएगा, but you can always drop a message and the team will call you back. सो दोस्तों ये था आज का CSAT वीडियो। आई होप आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल था। आई एम प्रीटी श्योर अगर आप इन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे तो आपका CSAT काफ़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। आई एम विशिंग यू एवरीवन ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दे के आइएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। सब चंगा सी, सब मस्त है जी। ऑल द बेस्ट, बाय, सी यू।